Hello and welcome to Physics Learning in Mathematics। मैं निशी गुप्ता और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स का एनसीईआरटी का 11th चैप्टर ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। और इसमें आज का हमारा टॉपिक है आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स में सबसे पहले हमने रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ा था और रे ऑप्टिक्स में हमने दो फिनोमेना पढ़ी थी, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद जब यंग्स ने अपने इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट किए और डिफ्रैक्शन के भी एक्सपेरिमेंट्स हुए तो उन फिनोमेना को रे ऑप्टिक्स से एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो गया था या रे ऑप्टिक्स से उनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। तब कंसेप्ट आया वेव ऑप्टिक्स का और वेव ऑप्टिक्स में यानी कि वेव पिक्चर ऑफ लाइट की हेल्प से हम इंटरफेरेंस को, डिफ्रैक्शन को और पोलराइजेशन को सुटेबल तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो वेव ऑप्टिक्स में क्या था? वेव पिक्चर ऑफ लाइट, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिसमें कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड होती हैं और जो एनर्जी है उसकी दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली in the region of the space over both the fields, electric field and magnetic field। हमने EM waves वाले चैप्टर में निकाला भी था कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और जो मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी होती है दैट इज हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड और बी मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड। तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स हैं और उसकी एनर्जी जो है इक्वली दोनों फील्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है जहां तक भी वेव एक्सटेंड करती है। तो अब हम देखते हैं कि जो हमने फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पढ़ा था उसको क्या हम वेव थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो वेव पिक्चर ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट द सरफेस ऑफ द मेटल एब्सॉर्ब द रेडिएंट एनर्जी कंटिन्यूसली। मान लीजिए हमारे पास एक मेटल की सरफेस है और उसके ऊपर हम लाइट डालते हैं, लाइट इंसिडेंट करते हैं, तो क्या होगा? ये जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके सरफेस पे वो जहाँ तक भी लाइट की का वेव फ्रंट आ रहा है उतने पोर्शन में वो कंटिन्यूसली एनर्जी एब्सॉर्ब करेंगे लाइट से। तो ग्रेटर द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, अगर हम इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे इसका मतलब क्या होगा? इंटेंसिटी होती है प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। एम्पलीट्यूड किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का। तो अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे इसका मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो ये जो एनर्जी है, एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, वो भी बढ़ेगी। और अगर एनर्जी बढ़ेगी इट मीन्स द ग्रेटर एनर्जी शुड बी एब्सॉर्ब्ड बाय ईच इलेक्ट्रॉन। तो हर इलेक्ट्रॉन को जो है ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। क्या कंक्लूजन निकलता है इससे? कि द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज विद इंक्रीजिंग इन इंटेंसिटी। अगर हम इंटेंसिटी लाइट की बढ़ाते हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए, जो कि जो ऑब्जर्वेशन है हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की उसमें ऐसा नहीं होता है, इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो इंटेंसिटी पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है। तो इस ऑब्जर्वेशन को हम वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो अब बात करते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के ऑब्जर्वेशंस हमने पढ़ी थी उसमें हमने ऑब्जर्व किया था कि हर मेटल के लिए एक फ्रीक्वेंसी होती है न्यू नॉट, जिसको हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या होती है ये? कि अगर इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो न्यू नॉट से कम होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी, तो उसमें से फोटो एमिशन नहीं होगा। लेकिन अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी तो उसमें फोटो एमिशन होगा। ठीक है, अगर हम वेव पिक्चर की बात करें तो वेव पिक्चर के अकॉर्डिंग जो एनर्जी है वेव की दैट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ द वेव। वो
इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी से वो इंडिपेंडेंट होती है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती है। तो अगर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कितनी भी कम है, अगर उसकी इंटेंसिटी सफिशिएंट है, then it should be able to impart enough energy to the electrons। तो वो इलेक्ट्रॉन्स को जो एनर्जी मिलेगी वो सफिशिएंट होगी कि वो वर्क फंक्शन से एक्सीड कर जाए और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेटल के सरफेस से एस्केप कर जाए। इसका मतलब वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग ए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी शुड नॉट एग्जिस्ट। कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए, या हम कह सकते हैं कि जो वेव थ्योरी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। देन हमने पढ़ा था कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन दैट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। इसका मतलब जैसे ही रेडिएशन जो है सूटेबल फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन जिसकी फ्रीक्वेंसी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है वो मेटल की सरफेस को स्ट्राइक करती है तो तुरंत उसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, कोई भी टाइम गैप उनके बीच में नहीं होता है, दैट इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। अगर हम वेव थ्योरी से देखें, then the absorption of energy by electron takes place continuously over the entire wavefront of the radiation। अगर हमारे पास ये मेटल की सरफेस है और इसके ऊपर एक वेव फ्रंट इंसिडेंट है, तो जितने भी एरिया में वेव फ्रंट इंसिडेंट है उसमें सरफेस के पास जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सभी कंटिन्यूसली उस वेव से एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी एब्जॉर्ब पर इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम दैट विल बी वेरी स्मॉल। यानी कि पर सेकेंड में जो एनर्जी मिलेगी एक इलेक्ट्रॉन को वो बहुत कम होगी। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट एनर्जी गेन करने के लिए, ताकि उसकी एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन को ओवरकम कर सके, इतनी एनर्जी गेन करने के लिए इट कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम, इट कैन टेक आवर्स और मोर। तो ये कंक्लूजन क्या बताता है, ये इट इज अगेन इन कॉन्ट्रास्ट टू द ऑब्जर्वेशन दैट फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज इंस्टेंटेनियस। तो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है वो इंस्टेंटेनियस नहीं हो सकता है, उसमें कुछ टाइम लगना चाहिए फोटो इलेक्ट्रॉन को एमिट होने के लिए। तो इस तरह से जो वेव थ्योरी थी दैट इज अनेबल टू एक्सप्लेन द मोस्ट बेसिक फीचर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। वो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की ऑब्जर्वेशंस को, फीचर्स को एक्सप्लेन करने में फेल हो जाती है या एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। So next is Einstein's photoelectric equation। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बिल्कुल न्यू पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को प्रपोज किया, जिससे कि हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या है ये न्यू पिक्चर? इन दिस पिक्चर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन डज नॉट टेक प्लेस बाय कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम रेडिएशन। कि इस पिक्चर के अकॉर्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के प्रोसेस में कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी नहीं होता है, जैसे कि वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग बताया जाता है। देन व्हाट हैपेंस, radiant energy is built up of discrete units, the so called quanta of energy of radiation। जो भी रेडिएशन है, जो भी वेव है, उसकी एनर्जी कंटिन्यूस ना होके उसमें छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स होते हैं, डिस्क्रीट एनर्जी होती है, डिस्क्रीट यूनिट्स होती हैं जिनको हम क्वांटा बोलते हैं या एनर्जी पैकेट भी बोलते हैं। और हर एक जो एनर्जी पैकेट है उसकी एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू। इसमें एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। तो जो भी रेडिएशन अगर न्यू फ्रीक्वेंसी की है तो उसमें छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स होंगे या क्वांटा होंगे जिनकी एनर्जी एच न्यू होगी। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को? इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स वन क्वांटम ऑफ एनर्जी ऑफ रेडिएशन। जब रेडिएशन मेटल की सरफेस को स्ट्राइक करेगी तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूस एब्जॉर्प्शन ना करके एक पैकेट को एब्जॉर्ब करेगा, एक क्वांटा को एब्जॉर्ब करेगा। एंड इफ दिस क्वांटम ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब्ड exceeds the minimum energy needed for the electron to escape from metal surface, it means the work function, the electron is emitted with maximum kinetic energy। अगर ये जो पैकेट है इसकी एनर्जी एच न्यू किससे ज़्यादा है, वर्क फंक्शन से ज़्यादा है,
तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा उसमें से और उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। यानी कि जो एनर्जी पैकेट एच न्यू का है, इसका कुछ पार्ट तो जो है वर्क फंक्शन की तरह, या कह सकते हैं हम कि उसको अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम करने में यूज हो जाएगा, और जो रिमेनिंग एनर्जी होगी दैट विल अपीयर एज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्यों लिखी है, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो कि टाइटली बाउंड होंगे, तो उनकी एनर्जी इससे थोड़ी सी कम होगी। तो इस फिगर में हम देख रहे हैं कि ये पोटेशियम मेटल है, इसका वर्क फंक्शन कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब जो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इसमें हम जो लाइट डालेंगे उसकी जो क्वांटा है, एनर्जी पैकेट है 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो फोटो एमिशन जो है वो नहीं होगा। अगर 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो फोटो एमिशन होगा, 2 से ज़्यादा है। 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो भी उसमें फोटो एमिशन होगा। तो इस तरह से जो फोटो एमिशन है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, या हम कह सकते हैं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का एग्जिस्टेंस इससे प्रूव होता है। तो ये जो इक्वेशन है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, इट इज नोन एज आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसमें हम देखते हैं कि द इंटेंसिटी ऑफ लाइट of a given frequency is determined by number of photons incident per second. Increasing the intensity will increase the number of emitted electrons per second. जो intensity of light है according to this picture, वो किस पे डिपेंड करती है कि number of photons per second. photons क्या होते हैं, energy packets. number of energy packets per second जो incident है, that represents the intensity of light. तो अगर इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ एनर्जी पैकेट्स बढ़ेंगे, और एनर्जी पैकेट्स का नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा। एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उनका नंबर इंक्रीज होगा, या फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंक्रीज होगी इंटेंसिटी बढ़ाने से। हाउएवर द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डिटरमाइंड बाय द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो फोटोन की एनर्जी से, या एनर्जी पैकेट की जो एनर्जी है उससे डिटरमाइन होती है, ना कि इंटेंसिटी से। मोर टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स विल एमर्ज विद काइनेटिक एनर्जी लेस देन द मैक्सिमम वैल्यू। ये जो वैल्यू है ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, जो कि मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन के लिए। जो टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी सरफेस को ओवरकम करने के लिए, सरफेस के अट्रैक्शन को, तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है इस वैल्यू से थोड़ी सी कम होगी। तो फिगर में हम देख रहे हैं, यहाँ पर हमने जो वेवलेंथ ली है, सपोज दिस इज λ1, दिस इज λ2 एंड दिस वन इज λ3। और क्या देख रहे हैं हम, λ1 इज ग्रेटर देन λ2 ग्रेटर देन λ3। फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन होगा, जो फ्रीक्वेंसी है nu1 that will be less than nu2 and will be less than nu3। अगर फ्रीक्वेंसी में ये रिलेशन है तो जो एनर्जी पैकेट्स हैं इनके, उनमें क्या रिलेशन होगा, जो h nu1 है वो लेस होगा h nu2 से, और h nu2 लेस होगा h nu3 से। तो ये एनर्जी पैकेट्स का रिलेशन है। तो h nu1 कितना है, दिस वन इज h nu1 1.77, h nu2 कितना है, दैट इज 2.25, एंड h nu3 कितना है, 3.1। तो जैसे जैसे हम वेवलेंथ को कम करेंगे या फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे, तो वो जो फोटॉन्स हैं या एनर्जी पैकेट्स हैं उनकी एनर्जी जो है वो अकॉर्डिंगली इंक्रीज होगी। तो अब हम देखेंगे कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है आइंस्टीन की, ये जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऑब्जर्वेशंस को कैसे एक्सप्लेन करती है। सबसे पहले हम देखते हैं इस इक्वेशन से, द काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन विच इज इन क्लोज एग्रीमेंट विद द ऑब्जर्वेशन। जो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की ऑब्जर्वेशन स्टडी की थी, उसमें हमने स्टडी किया था कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के साथ साथ बढ़ती है, लेकिन इंटेंसिटी का उस पर कोई भी इफेक्ट
नहीं होता है। और आइंस्टीन की जो पिक्चर है रेडिएशन की, उसके अकॉर्डिंग जो है रेडिएशन की जो एनर्जी है वो एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में होती है, जो कि सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ एनर्जी पैकेट्स पर सेकेंड पर एरिया बढ़ता है, यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड पर एरिया इंक्रीज होता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इससे कोई भी इफेक्ट नहीं होती है। सेकेंडली, काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी नॉन नेगेटिव। अगर फोटो एमिशन होना है तो काइनेटिक एनर्जी को नॉन नेगेटिव होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। अगर नेगेटिव होगी तो एमिशन नहीं होगा। क्या मतलब है इसका? अगर काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव कब होगी? जब यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एच न्यू शुड बी ग्रेटर देन फाई नॉट। इसका मतलब जो एनर्जी पैकेट है उसकी एनर्जी जो है वर्क फंक्शन से ज़्यादा होनी चाहिए, या हम कह सकते हैं न्यू शुड बी ग्रेटर देन फाई नॉट अपॉन एच, यानी कि जो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है वो इस वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए। और इस वैल्यू को क्या बोलते हैं हम? थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। दिस इज कॉल्ड थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब फोटो एमिशन तभी होगा जब रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है। इट मीन्स देयर एग्जिस्ट ए थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर एवरी मेटल below which no photo emission is possible, no matter how intense the intensity of radiation may be। ठीक है, और जितना वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा मेटल का, उतनी ही उसकी थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी, यानी कि उसको इलेक्ट्रॉन्स एमिट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन is proportional to the number of energy quanta per unit area per unit time। आइंस्टीन्स की पिक्चर के अकॉर्डिंग जो रेडिएशन की इंटेंसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है? द नंबर ऑफ एनर्जी पैकेट्स इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो अगर हम इंटेंसिटी रेडिएशन की बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ एनर्जी पैकेट्स इंसिडेंट पर टाइम पर एरिया पर टाइम इंक्रीज होगा, तो क्या होगा? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कमिंग आउट ऑफ द मेटल पर यूनिट टाइम विल इंक्रीज। इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल इंक्रीज, या फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी इफ द फ्रीक्वेंसी इज प्रॉपर, दैट इज फ्रीक्वेंसी इज मोर देन द थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यही जो है हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट में भी ऑब्जर्व किया था। देन लास्टली द प्रोसेस इज इंस्टेंटेनियस। इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स पिक्चर, the basic elementary process involved in photoelectric effect is the absorption of light quanta by electron। आइंस्टीन्स रेडिएशन पिक्चर के अकॉर्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल के हैं वो कंटिन्यूस फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। रेडिएंट एनर्जी जो है उसमें एनर्जी पैकेट्स होते हैं, डिस्क्रीट पैकेट्स होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन एक पैकेट को एब्जॉर्ब करता है, और अगर उस पैकेट की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा है तो तुरंत उसमें फोटो एमिशन होगा, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। इंटेंसिटी पर इसका कोई भी डिपेंडेंस नहीं है। इंटेंसिटी ज़्यादा कम होने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन प्रोसेस जो है इंस्टेंटेनियस होगा। जैसे ही हमको प्रॉपर फ्रीक्वेंसी की लाइट मिलेगी, यानी कि प्रॉपर से एनर्जी पैकेट इंसिडेंट होगा, तो तुरंत जो है उसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, एंड देयरफॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। तो इस तरह से जो आइंस्टीन्स के जो रेडिएशन पिक्चर है उसकी हेल्प से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सारे ऑब्जर्वेशंस को हम सुटेबली जो है अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। तो ये जो आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू ई वी नॉट। वी नॉट क्या है इसमें? दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, और फर्दर अगर हम इसको वी नॉट के टर्म्स में लिखना चाहें, यानी कि हम ई को राइट हैंड साइड में ले जाएं, तो विल गेट वी नॉट इज इक्वल टू एच अपॉन ई न्यू माइनस वर्क फंक्शन अपॉन ई। देयर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट,
which shows that V0 versus nu curve is a straight line. अगर हम V0 और nu में curve draw करें, that will be a straight line having a slope h upon e and independent of the nature of the material. जब हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो ऑब्जर्वेशंस पढ़े थे उसमें ग्राफ ड्रॉ किया था ये स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी पे दो मेटल्स के लिए ड्रॉ किया था ए और बी. तो कैसा आता है स्ट्रेट लाइन और दोनों का स्लोप जो है दैट वाज सेम. इसका स्लोप भी और इसका स्लोप भी दोनों सेम है. पैरेलल लाइंस हमको मिलती हैं. तो अगर हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करें, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. इसमें हमने y की जगह क्या लिया है v0 और हमने x की जगह क्या लिया है फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो v0 और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ प्लॉट किया है. इट मींस जो स्लोप है हमारा जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं या tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज इक्वल टू h अपॉन e, जो कि मटेरियल के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है. हर मेटल के लिए स्लोप इतना ही आएगा. तो अगर हमें स्लोप की वैल्यू पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट को निकाल सकते हैं. इसी तरह से जो c है ये क्या रिप्रेजेंट करता है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस. y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट बन रहा है वो c के इक्वल होता है और वो कितना है माइनस फाई नॉट अपॉन e. दिस इंटरसेप्ट अगर हम इस लाइन को आगे ले जाएं तो यहाँ पे इंटरसेप्ट तो बनता है तो दिस वन इज c और c कितना है माइनस फाई नॉट अपॉन e. तो हम अगर अभी इंटरसेप्ट पता है तो हम वर्क फंक्शन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए जब आइंस्टीन ने रेडिएशन की एक न्यू पिक्चर दी और एक फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दी तो उसके बाद मिलिकन ने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और V0 वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ड्रॉ करके उसका स्लोप निकाल के और उस स्लोप की हेल्प से प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू निकाली. स्लोप होता है h अपॉन e. तो अगर हमें प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो स्लोप को e से मल्टीप्लाई कर देंगे. e की वैल्यू तब तक निकाली जा चुकी थी दैट वाज 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम. तो उसने सोडियम मेटल यूज करके कट ऑफ पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ ड्रॉ किया. उसके लिए स्लोप की वैल्यू निकाली जिसकी हेल्प से प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू निकाली. और ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आती है दैट वाज इन क्लोज एग्रीमेंट विद द एक्चुअल वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट व्हिच इज 6.6 into 10 to power minus 34 जूल सेकेंड. तो इस तरह से मिलिकन ने जो है आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की वैलिडिटी को प्रूव किया. तो ये जो आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन थी इससे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर सकते हैं. और साथ ही जब एक्सपेरिमेंटली वैल्यूज निकाली गई h की और फाई नॉट की यूजिंग डिफरेंट मेटल्स तो ये जो वैल्यू है दैट वाज इन एग्रीमेंट विद द वैल्यूज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर एक्सपेरिमेंट्स and this led to the acceptance of Einstein's picture of photoelectric effect. यानी कि जो आइंस्टीन्स के जो एक्सप्लेनेशन था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का that was readily accepted. Later on, Millikan also performed more experiments to verify the photoelectric equation by using different metals and by using a wide range of radiation frequencies. So next is particle nature of light, the photon. तो आइंस्टीन ने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए लाइट की या रेडिएशन की एक नई पिक्चर प्रेजेंट करी जिससे कि हमें पता चलता है कि जब लाइट इंटरैक्ट करती है मैटर से तो वो कैसे बिहेव करती है. इट बिहेव्स एज इफ इट इज मेड अप ऑफ क्वांटा और पैकेट्स ऑफ एनर्जी. ऐसे बिहेव करती है कि उसके अंदर छोटे छोटे डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स हैं और हर पैकेट की एनर्जी कितनी है h न्यू. तो जब हम लाइट को क्वांटा के साथ में एसोसिएट करते हैं एनर्जी पैकेट्स के साथ में एसोसिएट करते हैं तो क्या हम इसको पार्टिकल्स के साथ में भी एसोसिएट कर सकते हैं. तो इसके लिए आइंस्टीन ने एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट दिया कि जो लाइट क्वांटा है जो लाइट के एनर्जी पैकेट्स हैं दे कैन ऑल्सो बी एसोसिएटेड विद मोमेंटम
मोमेंटम से भी एसोसिएट कर सकते हैं हम उनको, और उनका मोमेंटम कितना होता है h nu upon c. तो a definite value of energy as well as momentum, that is a strong sign that light quantum can be associated with the particle. क्योंकि एनर्जी पैकेट्स की एक डेफिनेट एनर्जी होती है h nu, डेफिनेट मोमेंटम होता है h nu अपॉन c. इसका मतलब हम इन एनर्जी पैकेट्स को एक पार्टिकल के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, एंड दैट पार्टिकल वाज लेटर नेम एज फोटोन. तो हम क्या कहते हैं कि लाइट के अंदर कुछ एनर्जी पैकेट्स होते हैं, या हम कह सकते हैं फोटॉन्स होते हैं, जिनकी एनर्जी h nu होती है, जिनका मोमेंटम h nu अपॉन c होता है. और ये जो लाइट की पार्टिकल नेचर है, दैट वाज फर्दर कंफर्म्ड बाय द एक्सपेरिमेंट ऑफ कॉम्पटन ऑन स्कैटरिंग ऑफ एक्स-रेज फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स. जब कॉम्पटन स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट किया गया तो इससे ये जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है वो कंफर्म हो गई. तो 1921 में आइंस्टीन को नोबेल प्राइज दिया गया फिजिक्स में. किस लिए? फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू theoretical physics and photoelectric effect. And later in 1923 Millikan was also awarded Nobel Prize in Physics for his work on the elementary charge of electricity, that is quantization of charge, and on photoelectric effect. तो जो लाइट की पार्टिकल नेचर है या फोटोन पिक्चर है, उसको हम समराइज कर लेते हैं. कैसे है वो? पहला पॉइंट क्या है? इन इंटरेक्शन विद ऑफ रेडिएशन विद मैटर. जब रेडिएशन और मैटर का इंटरेक्शन होता है तो रेडिएशन कैसे बिहेव करती है? इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स. तो पार्टिकल नेचर हो जाती है लाइट की, यानी कि उस ऐसे बिहेव करती है कि उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनको हम फोटॉन्स कहते हैं. और हर एक फोटॉन की एनर्जी कितनी होती है? h nu. मोमेंटम कितना होता है? h nu अपॉन c. और स्पीड कितनी होती है? c, that is the speed of light in vacuum. Then third point, all photons of light of a particular frequency or wavelength having the same energy and same momentum. अगर हम लाइट की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ लें तो उस वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी से एसोसिएटेड जितने भी फोटॉन्स होंगे उन सब की एनर्जी सेम होगी h nu या hc अपॉन लैम्डा, और उनका मोमेंटम भी सेम होगा h nu अपॉन c या h अपॉन लैम्डा, चाहे उसकी इंटेंसिटी कितनी भी हो. इंटेंसिटी इंक्रीज करने से क्या होगा? देयर इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड क्रॉसिंग गिवन एरिया, with each photon having the same energy. It means the photon energy is independent of intensity of radiation. जो photon की energy और momentum है वो intensity पर depend नहीं करता है, वो totally frequency पर ही depend करता है. Then photons are electrically neutral, यानी कि इनके ऊपर कोई charge नहीं होता है, neutral होते हैं ये, and therefore they are not deflected by इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में इन पर भी कोई भी फोर्स नहीं लगता है. देन इन ए फोटोन पार्टिकल कॉलिजन, जब फोटोन और पार्टिकल का, जैसे कि फोटोन और इलेक्ट्रॉन का कॉलिजन होता है, तो उन कॉलिजन्स में जो टोटल एनर्जी है और टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहता है, कांस्टेंट रहता है, बट द नंबर ऑफ फोटोन्स में नॉट बी कंजर्व्ड. नंबर ऑफ फोटोन्स जो है वो जरूरी नहीं है कि कंजर्व रहें, क्योंकि फोटॉन्स जो है एब्जॉर्ब भी हो सकते हैं और न्यू फोटॉन्स जो है वो क्रिएट भी हो सकते हैं. तो इनके बीच में क्वेश्चंस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11.2 एनसीईआरटी. द वर्क फंक्शन ऑफ सीसियम मेटल इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. वर्क फंक्शन गिवन है हमको 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 × 10⁴ 14 हर्ट्ज इज इंसिडेंट ऑन द मेटल. जो इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी है 6 × 10⁴ हर्ट्ज. तो फर्स्ट पार्ट क्या है? वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हम कैसे निकालते हैं? के ई मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू h nu माइनस वर्क फंक्शन एज पर आइंस्टीन्स इक्वेशन. तो h nu निकाल लेते हैं. h nu कैसे निकालेंगे? 6.6 10⁻³ 34. h की वैल्यू, न्यू की वैल्यू कितनी है? 6 × 10⁴. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको जूल्स में मिलेगी, लेकिन हमको वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, तो इसको हम अगर डिवाइड कर दें किससे? 1.6 ×
-19, इससे डिवाइड कर दें तो हमको किस में मिल जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो डिवाइड करके कितना आता है हमारे पास, इट कम्स आउट टू बी 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो हमको निकालनी है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, दैट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। एच न्यू हमने निकाल लिया है 2.48 और वर्क फंक्शन कितना है 2.14, तो माइनस कर देंगे, विल गेट 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फर्स्ट पार्ट का आंसर। और अगर जूल में निकालना है तो हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इस टर्म से, तो हम जूल में भी निकाल सकते हैं। देन बी पार्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है हमको। स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, हमको पता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होती है दैट इज इक्वल टू ई वी नॉट। तो वी नॉट निकालने के लिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को डिवाइड कर देंगे ई से। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हमने कितनी निकाली है, दैट इज इक्वल टू 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल में चेंज करेंगे तो 1.6 10⁻⁻19 जूल, दैट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और E की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो V नॉट कितना आ जाएगा हमारे पास, 0.34 वोल्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 0.34 वोल्ट। देन सी पार्ट, मैक्सिमम स्पीड ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होगी, दैट इज इक्वल टू हाफ m v max का स्क्वायर। तो अगर हमको v max निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम डिवाइडेड बाय मास और इसका स्क्वायर रूट। तो सारी टर्म्स हमको पता है, दैट इज इक्वल टू √2। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी है हमारे पास, 0.34 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 10⁻⁻19 जूल्स में। और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 10⁻⁻31 किलोग्राम। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, वी विल गेट 3.44 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। Next question, the photoelectric cutoff voltage in an experiment is 1.5. V naught given है हमको 1.5 volt. What is the maximum kinetic energy of photoelectrons? तो photoelectrons की जो maximum kinetic energy that is equal to E into V naught. या हम लिख सकते हैं 1.6 10⁻⁻19 into 1.5. ये किस में आएगी, जूल में। और अगर हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है तो हम क्या करेंगे, ये जो जूल में एनर्जी आई है इसको हम 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देंगे, सो वी विल गेट 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो या तो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वी विल गेट 2.4 10⁻⁻19 जूल। Next, 11.6. In an experiment on photoelectric effect, the slope of the cutoff voltage versus frequency, V0 versus frequency जो ग्राफ बनाते हैं उसका स्लोप कितना है, that is 4.12 into 10⁻⁻15 volt second. Find the value of Planck's constant. स्लोप हमें पता है क्या होता है, h/e. So h/e हमको गिवन है 4.12 into 10⁻⁻15 volt second. तो h की वैल्यू निकालने के लिए 4.12 10⁻⁻15 volt second को मल्टीप्लाई कर देंगे चार्ज ऑन दी इलेक्ट्रॉन, तो we will get 6.59 into 10⁻⁻34 joule second, value of Planck's constant. Next, 11.8, the threshold frequency for a certain metal is given. The threshold frequency है that is 3.3 10⁻14 Hertz. If light of frequency 8.2 into 10⁻14, अगर हम लाइट डालते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 8.2 10⁻14 Hertz is incident on the metal, predict the cutoff voltage for the photo emission. तो cutoff voltage निकालना है हमको, तो आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम यानी कि ई वी नॉट दैट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, या इसको हम लिख सकते हैं एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, जिसको हम लिख सकते हैं एच न्यू माइनस न्यू नॉट।
and this implies that V naught is equal to h nu minus nu naught divided by E. h की वैल्यू 6.6 10 to power minus 34, nu की वैल्यू 8.2 into 10 to power 14, nu naught that is 3.3 into 10 to power 14 divided by इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10 to the power minus 19. तो इसको सॉल्व कर लेंगे, we will get V naught is equal to 2 volt. Next question 11.9. The work function of a certain metal is 4.2 electron volt. Work function हमको given है 4.2 electron volt. Will this metal give photoelectric emission for incident radiation of wavelength 330 nanometer? यानी कि अगर हम इसके ऊपर लाइट डालेंगे जिसकी वेवलेंथ है 330 नैनोमीटर, इट मीन्स 330 into 10 to the power minus 9 मीटर, तो फोटो एमिशन होगा या नहीं होगा? फोटो एमिशन कब होता है? जब जो एनर्जी पैकेट है उसकी एनर्जी, फोटोन की एनर्जी जो h न्यू होती है, दैट शुड बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन. ये वर्क फंक्शन से बड़ी होगी तभी फोटो एमिशन होगा. तो हम क्या करते हैं, इसकी एनर्जी निकाल लेते हैं कि एनर्जी फोटोन की कितनी है. एनर्जी फोटोन की क्या होती है? h न्यू, जिसको हम लिख सकते हैं hc अपॉन लैम्डा. वैल्यू से सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. 6.6 10 to power minus 34, c की वैल्यू 3 into 10 to power 8, लैम्डा हमको गिवन है 330 into 10 to power minus 9. तो इसको सॉल्व कर लेंगे, we will get 6 into 10 to power 19 जूल, minus 19 जूल. और इसको, ये हमें वर्क फंक्शन गिवन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर लेते हैं. इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए 1.6 10 to power minus 19 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाती है इसकी एनर्जी 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. वर्क फंक्शन कितना है? 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसका मतलब जो एनर्जी ऑफ द फोटोन है दैट इज लेस देन द वर्क फंक्शन. h nu is less than the work function. This implies no photo emission will take place. कि इस लाइट से कोई भी फोटो एमिशन नहीं होगा. या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि h न्यू इज लेस देन वर्क फंक्शन को हम लिख सकते हैं h न्यू नॉट. इट मीन्स न्यू इज लेस देन न्यू नॉट. जो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, इसलिए फोटो एमिशन नहीं होगा. तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट टर्न पे हमारा टॉपिक होगा डी ब्रॉगली वेव्स या मैटर वेव्स. तब तक के लिए बाय. थैंक यू. हैप्पी लर्निंग.